दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और 4 PM महाराष्ट्र, इस सभी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और मेरे साथ अभी जोड़ लेता हूं, फिर उसके बाद ही शुरू करेंगे क्योंकि हम कलीग हैं, हम साथ में काम करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो 4 PM महाराष्ट्र के हमारे जो संपादक हैं डॉक्टर मयूर परीख, उनको मैं जोड़ लेता हूं क्योंकि आज हम ये जो है वो एक तरह से क्या कहते हैं, वो कोलैब कहते हैं ना मयूर, क्या कहते हैं, कोलैब। 4 PM गुजरात और 4 PM महाराष्ट्र के बीच का कोलैबोरेशन है, तो वो हम लोग करने जा रहे हैं। भाई हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं आज, हम लोग बात कर रहे थे दोपहर को, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी, कुछ चीजें आ रही थी लेकिन कुछ नहीं आ रही थी। देश की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं, आप जानते हैं हमारा काम वही है, ज्यादातर तो वही करते हैं। तो फिर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर मयूर परीख ने कहा कि यार कुछ चीजें मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो हमने सोचा कि जो हमको समझ में नहीं आ रहा है वो आपको बताएं, कि अगर आपको समझ में आता हो तो फिर आप हमको बताएंगे। तो कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हो रही है पिछले कुछ 15-20 दिनों से, विशेष रूप से कह सकते हैं एक आध महीने से, कि जो जो दिखती है हमको, बिल्कुल प्रत्यक्ष जो दिख रही है वो है नहीं, पीछे कुछ और हो रहा है। लेकिन जो और कुछ हो रहा है वो भी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों को मिला के अगर हम देख लें, तो अगर काम करने का अनुभव मिला लें, तो तकरीबन तकरीबन 50 साल का हो जाता है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो नहीं आ रहा है उस पर बात करने जा रहे हैं। तो मयूर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने कह दिया कि ये 4 PM न्यूज नेटवर्क भी है, 4 PM गुजरात भी है और महाराष्ट्र भी है, तो हम सभी को कैटर करके अभी बात करते हैं। तो शुरुआत तो मैं यही करूंगा, आप ये पूछ के कि हमारी जब बात हुई आपने बताया मुझे, वही दर्शकों को बताइए कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है उस मामले में, यार ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ये बताएं। देखो मयूर, जब साल 2000 में मैं पत्रकारिता में आया, मेरे से भी बहुत ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक हमने ये चीज देखी कि मीडिया के सामने बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हुआ करती थी। यानी अगर कोई भी चीज हो तो वो मीडिया के सामने ऑफिशियली रखी जाती थी, नीति थे, नियम थे, बिना अधोरेखित किए हुए भी सिद्धांत थे, लोगों को एक तरह का विश्वास था, ये आदमी तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये आदमी ऐसा ही करेगा। ये सारे नैरेटिव्स जो हैं पर्सनालिटी बेस्ड सेट थे। अब ऐसा कुछ दौर आया है चैट जीटीपी का, कि चैट जीटीपी के दौर में कौन अपना ऐसे कहां बना रहा है और किसका रिसर्च कहां चल रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा। मतलब कि अब देखो, एक एग्जांपल है कि भाई जापान के प्रधानमंत्री, तो वो जापान से निकले, इंडिया आए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से निकले, मिले, वहां से निकले यूक्रेन गए, यूक्रेन जाकर उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की, वहां से निकले और अमेरिका चले गए, फिर वहां पे कुछ बात की, फिर जापान चले गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए, उनके जाने से पहले राहुल गांधी गए, रशिया के राष्ट्रपति यूक्रेन वॉर से पहले पाकिस्तान गए। तो ये जो ऊपर के लेवल की मीटिंग्स हो रही है, उसका अभी मतलब कोई रिजल्ट दिखता नहीं है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ तो चल रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस चल रहा है। वो चल रहा है जो किसी को पता नहीं है, इन 5, 15, 25 लोगों को ही पता है। अब वही चीज की रेप्लिका हमें इंडियन पॉलिटिक्स में दिखती है। अगर आप क्लोज डोर मीटिंग्स की बात करें तो जो केसीआर राव है, उन्होंने अखिलेश यादव को बुलाया मीटिंग के लिए, दोनों ने क्लोज डोर मीटिंग की। अखिलेश यादव ने वहां पे मीटिंग की, फिर मुंबई आए, फिर ये न्यूज आया कि वो सहारा स्टार में रुके हुए हैं, शरद पवार इनसे मिलने के लिए, शरद पवार उनसे मिलने नहीं गए, सारे अखबारों में खबरें आई, फिर वो लौट गए लखनऊ।
फिर शंकर सिंह वाघेला जो है वो अखिलेश से मिले, अखिलेश से मिलने के बाद फिर वो मुंबई आए, मुंबई आके वो जो है वो क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे से मीटिंग कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो इस समय चक्कर चल रहा है, इसके पहले का चक्कर देखो कि भाई जयंत पाटिल, अजीत पवार और एक नेता, ये तीन नेता जो है वो जाके अमित शाह से मिलते हैं अनडिस्क्लोज्ड प्लेस पे, बिना बताए हुए, और वो पहले ही रणनीति आंक लेते हैं कि किस तरह से हम सरकार बनाएंगे। फिर अचानक से उद्धव ठाकरे की क्लोज डोर मीटिंग होती है शरद पवार के साथ में, और फिर जो है मामला पूरी तरह से पलट जाता है। तो ये नॉन ट्रांसपेरेंसी वाली चीजें, नॉन क्लैरिटी वाली चीजें, जिसमें शुरू से लेके अभी देखिए आज एक खबर आई कि 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको एक अवार्ड दिया जाना है, वो भी तिलक ट्रस्ट से, मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हुआ करते थे उनके फैमिली का जो ट्रस्ट है उससे अवार्ड मिलना है। वो अवार्ड मिलना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और देने वाले हैं शरद पवार के हाथों से। अब जनता को कहते हैं चक्की पिसिंग है 70,000 करोड़, दूसरी तरफ ये मंच पे साथ में आते हैं, क्लोज डोर पे मीटिंग चलती है, फिर शंकर सिंह वाघेला आते हैं, कबूतर की तरह किसका मैसेज निकाल करके किसका मैसेज पहुंचाते हैं। आखिर इस राजनीति में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इसको लेकर संभ्रम, इसको लेकर क्या कहते हैं कि हम कयास भी नहीं लगा सकते। कयास तो हम तब लगा सकें जब सिद्धांत हो, नीति हो, नियम हो, कैरेक्टर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और तय हो कि भैया हम इसके साथ नहीं जाएंगे। अभी उद्धव ठाकरे का 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शरद पवार को ये कह रहे हैं कि ये तो वो आदमी है जिसको सोनिया गांधी ने बोला था गेट आउट, ये आदमी को तो राजनीति से गेट आउट कर देना चाहिए। वो गेट आउट के साथ में वो मुख्यमंत्री बन गए। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जनता में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो दर्शक है उसमें कोई बड़े प्रकांड पंडित बैठे हुए हों। सी यू नेवर नो, 150 करोड़ की जनता है, किसी भी आदमी को अपने आप को तुर्रम खा नहीं समझना चाहिए। कोई भी आदमी कहीं से भी अपनी अकल लगा सकता है। तो अभी आपको इसमें कुछ समझ में आता हो मयूर जानी जी, तो आप मुझे समझाइए थोड़ा सा, क्योंकि मेरा नॉलेज थोड़ा कम पड़ रहा है। नहीं, वो आपने जो कहा है वो तो है, वो तो कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो गुत्थियां हैं जिसको मतलब कि बड़ी मशक्कत करनी पड़े फिर भी हो सकता है शायद उसको सुलझा ना पाए। वो अखिलेश यादव और केसीआर वाला भी तो एक मीटिंग का चक्कर था तेलंगाना में। अब सवाल ये होता है ना कि इधर आप जो है विपक्षी दलों की बैठक में जाते हैं जहां केसीआर नहीं है, जहां अखिलेश यादव है, ठीक है, अच्छा, वहां सब कुछ मिल रहे हैं, नीतीश कुमार की अगुवाई में पूरा मामला हो रहा है, तो केसीआर जो कि वहां कांग्रेस बहुत बड़ी फाइट देने जा रही है तेलंगाना में, अभी ये सब बातें आ रही है, वहां केसीआर से मिलने का तात्पर्य क्या हो सकता है अखिलेश यादव का? अब ये माने कि नीतीश कुमार ने उनको भेजा होगा कि आप कुछ ये संदेश देने जाओ, तो नीतीश कुमार ये अखिलेश को क्यों भेजेंगे? वो तो खुद ही कमान संभाल के बैठे, अभी उनको भी तो अपनी राजनीति चमकानी है। तो वो अगर कहना होगा कुछ केसीआर को तो वो कहेंगे। अखिलेश वहां भी मिलना चाहते हैं, ये अखिलेश शरद पवार से भी मिलना चाहते हैं। अखिलेश क्या करना चाहते हैं, बड़ा एक विचित्र मामला है पूरा। अभी एक चीज जो मुझे वहां समझ में आ रही है वो ये है यूपी में कि आरएलडी जो है, अजीत सिंह की पार्टी, इनके बेटे संभाल रहे हैं अभी, वहां अभी कुछ गड़बड़ है, खटपट है। वो लोग जो हैं वो जिस तरह से अब कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव जो हुए उत्तर प्रदेश में, तो वहां जिस तरह से हम सपा के साथ गए तो हम शेडोड हो गए, वी वेर अंडर शेडो, वी आर शेडोड बाय समाजवादी पार्टी। तो उसमें हमको ना ठीक से बंटवारा हुआ सीटों का और ना हमारा कुछ इसमें भला हुआ, जो भी फायदा हुआ वो समाजवादी पार्टी को हुआ। अब वो जाट वोट है, वो जाटों की पार्टी है, जाट बाहुल्य प्रभाव है उनका जाटों पर। अब जाट की बात करें तो जाट बड़े नाराज है
पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, ये सब राजस्थान के, क्योंकि ये जो पहलवानों के साथ जो 1-2-2.5 महीना जो पूरा मामला चला है बृजभूषण सिंह को लेकर, और दृश्य जो है रोड पे घसीटते हुए है, वो दृश्य तो कोई भूल नहीं पाएगा कभी। ठीक है, उसके बाद खाप पंचायत हुई, ये सब हुआ। तो इस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा वाला पूरा जो एक इलाका पड़ता है जो बहुत बड़ा है, वहां जाटों की बहुमती है और उन्हीं का प्रभाव है वोटिंग पे। तो क्या वो अपने साथ अपने खेमे में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इनिशिएटिव ले रही है उत्तर प्रदेश में? और क्या इस बात का कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि आंच लगी है क्या वो अखिलेश यादव को कि अगर लोकसभा में, क्योंकि बहन मायावती जो है वो बिल्कुल एक तरह से किनारा करके बैठी है, कभी कभार छोटा सा ट्वीट करती है, अदरवाइज उनकी ना चू है ना चाह है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अखिलेश कहीं थोड़े बड़े कुछ इस तरह से जो है चटपटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा एक चीज और समझ में नहीं आ रही है, मतलब ये बात कर ही रहे हैं तो, कि उस विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी थे, राहुल गांधी भी थे, सब लोग थे। ठीक है, अभी जो ऑर्डिनेंस वाला मामला है, जो सुप्रीम के आदेश के बाद सरकार ने निकाला कि भाई एलजी ही सब कुछ तय करेगा, अब उस पर जो अब बिल तो तब बनेगा जब वो संसद सत्र शुरू होगा मानसून का। तो वहां जब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भैया हम आपको इस विपक्षी दलों में के जो मोर्चा बनने की आप बात कर रहे हैं उसमें हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन इस ऑर्डिनेंस का विरोध तो करें। कांग्रेस जो है उसमें अभी तक जो है कुछ कर नहीं रही। तो क्या कांग्रेस, पहले ये था कि केजरीवाल नहीं चाहते थे कि कांग्रेस समेत विपक्षी मोर्चा हो। अब शायद क्या ये लगता है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी इस विपक्षी मोर्चे में हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कद है वो दिल्ली पंजाब तक सीमित है, उससे ज्यादा, और वो बहुत बहुत छोटे राज्य है। तो क्या ये भी समझा जाए कि कांग्रेस अब जानबूझकर जो है वो टाल रही है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सपने भी नरेंद्र मोदी साहब से कम नहीं है। उनको भी जो है आने वाले दिनों में इस देश पर छा जाना है, उनको भी जो है प्रधानमंत्री बनना है। और जिस तरह से कांग्रेस के साथ भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो बर्ताव आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया था, इसके हम सब लोग साक्षी हैं। तो क्या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस जानबूझ के कर रही हो? लेकिन कुल मिला के शंकर सिंह वाघेला वाली मीटिंग जो है अभी उद्धव ठाकरे के साथ, उसको तो अब मैं शंकर सिंह आएंगे तो मुझे पूछना पड़ेगा उनको, और फोन पे नहीं रूबरू जाके भी पूछना पड़ेगा कि वो आप करने क्या गए थे वहां पे, क्योंकि वो अखिलेश यादव को भी मिलने गए थे, उनके साथ भी वो मीटिंग हुई थी। और वो कब हुई थी? मेरे ख्याल से विपक्षी दलों की बैठक से पहले हुई थी, जहां तक मुझे ठीक से याद है। आनंदीबेन पटेल से भी मिले अभी पिछले सप्ताह में। वो तो मिले, क्योंकि वो तो आनंदीबेन पटेल को ओरिजिनली पॉलिटिक्स में तो वही लेके आए थे। ये वास्तविकता है कि आनंदीबेन पटेल को भी भारतीय जनता पार्टी में महिला विंग में वही लेके आए थे, शंकर सिंह वाघेला लेके आए थे। तो और वो शंकर सिंह वाघेला जो है ना, वो पुरानी राजनीति की जो स्कूल है ना, उसके विद्यार्थी है। वो अगर आपके साथ राजनीतिक रूप से आप समझ लीजिए कि इतनी कट्टर दुश्मनी है पॉलिटिकली, वो अपनी जगह है, लेकिन वो जो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, जो कुछ जो पॉलिटिकल प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ही बिलीव्स इन दैट। तो वो आपको, अगर आपके साथ अनबन भी है पॉलिटिकली, आप दुश्मन हो, फिर भी अगर जहां वो एक बहुत अच्छा शब्द है, मैं उसको मेरे जबान पे भी आ नहीं रहा है, कि जिसमें वो होता है कि एक वो कह लीजिए कि पुरानी जो थॉट प्रोसेस है उसके वो एक वाहक है, तो वो मिलेंगे ऐसे ही प्यार से, और हर चीज जो है वो पॉलिटिक्स को अलग रखेंगे और पर्सनल चीज को अलग रखेंगे। तो इसलिए वो शायद गए होंगे, लेकिन वहां उनका दौरा, उत्तर प्रदेश में उनका दौरा ही मुझे अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य लगता है। और फिर अभी आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ की बैठक, अब जो मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, वो ये कि शरद पवार और शंकर सिंह वाघेला के घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे, अभी भी है। और शंकर सिंह वाघेला के और मुलायम सिंह जब तक जीवित थे, उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे, और लालू प्रसाद यादव के साथ आज भी बहुत अच्छे संबंध है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब शंकर सिंह वाघेला ने अपना राजपा बनाया था, है ना, राजपा बना के वो जब अलग हुए थे, तब उन्होंने लोकसभा के लिए भी चुनाव लड़ा था, और विधानसभा के लिए तो गुजरात में लड़ा ही था, लेकिन वहां बिहार से उनका एक कैंडिडेट जीता था, ये शायद कम लोगों को याद होगा अभी।
राजपा का कैंडिडेट जीता हुआ था बिहार से, तो वहां भी उनके कुछ रिश्ते हैं। और शंकर सिंह वाघेला एक मध्यम वर्ग मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, तो उनके रिश्ते सबसे अच्छे हैं। और विशेष रूप से शरद पवार के साथ तो काफी अच्छे हैं, पहले से हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जो है वो या तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया हो, या हो सकता है कि शरद पवार ने उनको कुछ कहा हो, जो ऐसी कुछ बात जो चाहते हो कि वो खुद ना कहे लेकिन कोई और उनके बिहाफ पे कहे, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति हो जो जो कहे तो वो सामने वाला मान ले कि हाँ ये शरद पवार ने ही कहलाया होगा। अब ऐसा कुछ चल रहा है, वो क्या चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो परिस्थिति आज की तारीख में है, पूरे देश को लगता है मयूर कि बहुत वोलेटाइल है। तो वो अब कितनी वोलेटाइल है, और उसको लेकर ये सब जो आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही है, जिसकी कुछ कुछ समझ नहीं हो, हमको भनक नहीं मिल रही, तो वो घटनाएं क्या है, ऐसी है कि इस तरह का बहुत गुप्त ऑपरेशन जो है वो अलग अलग पार्टी जो है करने लगे। क्या ये संभव है कि कुछ ऐसी चीजें जो आप इसमें कोई अगर कोई आकलन करके कोई सार निकालना चाहें कि एक्चुअली हो क्या रहा है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, कुछ कुछ बता क्या सकते हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा है। जो दिख रहा है वो ही बोल दो, क्योंकि आज आप एक बात करेंगे, कल आप झूठे ही साबित होंगे। नेता झूठे साबित हो रहे हैं, एनालिस्ट कहां से सच्चे साबित होंगे? ये तो मुद्दे की बात है ना। वो तो है। हाँ, बाला साहब ने कहा था कि जिसके साथ जाना है तो जाना, लेकिन शरद पवार के साथ कभी ना जाना। बेटा उनके कंधे पे बैठा, ये कहा था, बिल्कुल बिल्कुल वास्तविकता है। और बाला साहब के और शरद पवार के रिश्ते अच्छे थे, वैसे निजी रिश्ते हाँ, अच्छे थे। और शरद पवार ने ये कहा था कि हम सेक्युलर पार्टी हैं, हम कम्युनल शिवसेना को हाथ तक नहीं लगा सकते। शिवसेना के क्रियाकलाप देखो और बीजेपी के देखो, तो शिवसेना महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मामले में अधिक घातक है। तो कुल मिला के नियम नीति किसी के नहीं है। वो तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखो, एक यहां पे जो हो रहा है अभी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की एक मीटिंग थी जिसमें सारे कलेक्टर आते हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं, वगैरह वगैरह। आते हैं कलेक्टर, वीडियो बहुत आते बहुत हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ही सारे इंपॉर्टेंट अप्रूवल अंडर वन रूफ उसी मीटिंग में मिलते हैं। वो मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहां पे कोई मुद्दा रह गया तो समझ लो साल 2 साल तक फिर पीछे धकेल दिया गया। तो वो मीटिंग के अंदर एनसीपी की तरफ से अजीत पवार आए थे। ये कब की बात है? अभी अभी 1 सप्ताह हुआ, मतलब एनसीपी के टूटने के बाद? हाँ, टूटने के बाद। वो मीटिंग के अंदर एनसीपी की तरफ से ही जयंत पाटिल भी आए। अब जयंत पाटिल किस नाते आए भाई? लेकिन वो आए, मीटिंग में बैठे, अपनी बातें रखी। अजीत पवार ने उनकी एक भी बात नहीं काटी, उन्होंने अजीत पवार की एक भी बात नहीं काटी। और मीटिंग ऐसे चल रही थी जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो। अरे जहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की मीटिंग हो, वहां पे आसपास पत्रकारों तक फटकने नहीं देते। एक पार्टी से एक आदमी मतलब एक ही आदमी, समझ रहे बात? ये कब होता है? अब जब शिवसेना ब्रेक हुई तो बड़ी गाली गलौच हुई थी, बड़ा हंगामा हुआ था। शिवसेना के कार्यालयों का कब्जा लेने के लिए एकनाथ शिंदे के लोग पहुंच गए थे, वहां पे मारा पिटाई हो गई थी। आज भी मारा पिटाई चल रही है कई जगहों पे। तो समझ में आता है कि ये टूटा है, समझ में आता है कि ये टूटा है। अब जहां पे शरद पवार खुद इस बात को कबूले कि मैंने अपने भतीजे को भेजा था राष्ट्रपति शासन हटवाने के लिए कि जा बीजेपी के साथ शपथ ले, वहां से शपथ लेके वो वापिस आए और फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दे। ये चीजें ना कुछ गले नहीं उतर रही है कि गालियां दे रहे हैं। तो दर्शकों को ये समझा दो, हकीकत में एनसीपी की ऑनर, हु ओन्स द एनसीपी नाउ? एक्चुअली एनसीपी किसकी है अभी, और कहाँ चीजें जो है जाके रुकी हुई है? मतलब जैसे वहां शिंदे ने तो तोड़फोड़ कर दी समझ लो, तो फिर वो तो पूरा मामला में चला गया। चुनाव आयोग ने कह भी दिया कि ये असली शिवसेना शिंदे की है ना, तीर कमान भी शिंदे को मिल गए, ये हुआ ना सब। तो वहां एक चीज जो बड़ी स्पष्ट है। अभी एनसीपी का क्या है ये बताओ भाई। यहाँ बैठे बैठे मैं
समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद दर्शक भी बहुत कंफ्यूज है इस चीज को लेकर। अरे दर्शक क्या, सबके सब कंफ्यूज है, खुद बीजेपी कंफ्यूज होगी भाई, एनसीपी किसकी। ये पूरा कैसा हिसाब किताब है, तो ऐसा हिसाब किताब रख लो कि भैया आपने खिचड़ी पकाई है और फिर मैं आपको एक टारगेट देता हूं कि ये खिचड़ी आप तब खा पाओगे जब उसमें से चावल के दाने अलग करो और दाल के अलग करो। कर पाओगे क्या? अच्छा। ये वो वाली खिचड़ी है एनसीपी की। अच्छा। अब ये जो एनसीपी की पार्टी है उसका मालिक कौन, तो मैं आज की डेट में एक ही बोलूंगा कि पवार फैमिली। अब अजीत पवार, शरद पवार, सुप्रिया पवार सुले, पवार सुले मतलब सुप्रिया सुले शादी के बाद, ये कौन है? ये तो अभी अभी इसमें भी बड़ा आश्चर्य है भैया। पिटीशन हुई शरद पवार की तरफ से कि ये 9 जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनको निकाल दो। स्पीकर ने बोला लाओ भाई एप्लीकेशन बाजू में रख दो। फिर दूसरी एप्लीकेशन भेज दी कि भैया ये जब तक फैसला नहीं होता तब तक सस्पेंड करो। अजीत पवार ने चुनाव आयोग के सामने जाके ये कहा है कि दिस पार्टी बिलोंग्स टू मैं इसका अध्यक्ष हूं। और शरद पवार ने ये कहा है कि भाई साहब ये पार्टी का कोई भी फैसला करने से पहले मुझे एक बार पूछ लेना, बस बात खत्म। चुनाव आयोग को कहा है। चुनाव आयोग, अच्छा। बात खत्म। कहां कोई प्रोसीडिंग चल रही है? चुनाव आयोग ने किसी को समन भेजा? नहीं। नोटिस भेजी? नहीं। स्पीकर ने किसी को नोटिस भेजी? नहीं। तब ये तो ये कहा, ये सब येवला गए और छगन भुजबल ने तो ये व्यथा व्यक्त कर दी कि पता नहीं, वो उनको लगता है कि ये इसके पीछे मैं हूं इसलिए येवला आ गए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ये बाहर जाके वो शरद पवार जो है वो अपने बुढ़ापे में शक्ति प्रदर्शन फिर इतना सारा क्यों कर रहे हैं, जब यहाँ कुछ हम भी लीगली कुछ फाइट तो ज्यादा हो नहीं रही है, अटकी हुई है पूरी। हम भी ज्यादा येवले येवले करेंगे ना तो येड़े हो जाएंगे। ये मुंबईया भाषा है, ये मुंबईया भाषा है। अब बड़े बाजे गाजे से बोला था कि भाई पूरे महाराष्ट्र के दौरे पे निकलेंगे, ये वो, एक नासिक के येवले में सभा की, वापिस मुंबई आ गए साहब। मुंबई में है, मुंबई से सारी मीटिंग चल रही है भाई। भुजबल कहाँ है? नासिक में। वहां पे उनकी सारी मीटिंग नासिक में चल रही है। ये पूरा खेल है। अब इसमें जो कह दो, मतलब सबसे ज्यादा आनंद किसको आएगा? पॉलिटिकल एनालिस्ट को। ये कहो वो भी सही, वो कहो वो भी सही, ये कहो वो भी गलत, वो कहो वो भी गलत, बोलते रहो बोलते रहो। नहीं, पर तो अब प्रिसाइजली कब कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे चुनाव आयोग में ये चला गया, अब ये शरद पवार ने आखिर में ये बोल दिया कि भाई कुछ भी डिसीजन लो इस पार्टी के बारे में उससे पहले हमसे बात करना। चलो ये हो गया, पर ये कभी तो करेंगे, कब करेंगे ये बात? देखिए इस बारे में कोई तारीख नहीं आई है, ना ही किसी को नोटिस सर्व हुआ हो, ऐसी पब्लिक डोमेन में जानकारी है। बेसिकली जहां से अपनी बात शुरू हुई थी, अगर हम वहीं पे जाएं तो यही समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एटमॉस्फेयर है। या तो ये एटमॉस्फेयर जानबूझ के क्रिएट किया गया है ताकि अंत तक कंफ्यूज रहे, या तो ये पॉलिटिकल थिएटर बनाने वाले खुद कंफ्यूज हैं, वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे। अब देखो, एक अगर मैं सरसरी तौर पर सीधी सीधी बात करूं, अब तक वज्रमूठ सभा हो रही थी, वज्रमूठ सभा यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की ज्वाइंट सभा, वो तो बंद हो गई। दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट यह है कि आप तीनों मिलके बीजेपी को हटा रहे हो, और दूसरा एस्पेक्ट यह है कि आप तीनों अपना अपना घर बचा रहे हो। दोनों मामलों में फर्क पड़ता है ना भाई। बिल्कुल। पहले एक नंबर वाला मामला था, तीनों मिलकर के बीजेपी के सामने लड़ रहे थे। अब दूसरे नंबर का मामला है, तीनों अपनी अपनी वोट बैंक बचा रहे हैं।
सही है। अब जब ये तीनों अपनी अपनी वोट बैंक बचा रहे हो, ये क्या वेल प्लान्ड है या ये हो गया है? ये जो क्लोज डोर मीटिंग हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा आवाज नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या ये जानबूझ के किया गया है टू कंफ्यूज बीजेपी? देखिए, एक बात समझिए कि एंशियंट टाइम पे वॉर हुआ करते थे, युद्ध। युद्ध को रिप्लेसमेंट मिला है इलेक्शन का। समझदार आदमी बैठे, बोले खून क्यों बहा रहे हो, हर 5 साल में चुनाव कर लो। तो युद्ध में और चुनाव में सब जायज है। और जब कोई आदमी को आप कन्वेंशनल तरीके से नहीं हरा सकते, तो आपको नॉन कन्वेंशनल तरीकों से आगे बढ़ना पड़ेगा। सही है। और ये नॉन कन्वेंशनल तरीके इतने सीक्रेटली होंगे। अभी देखो, महाराष्ट्र में जिस तरह से अफजल खान को मारा गया था, शिवाजी महाराज ने मारा था। हम जो है एक छावनी में, सिर्फ मैं, मेरे साथ एक आदमी, आपके साथ एक आदमी, दोनों ये समझ के आ रहे थे कि मैं इसको मिलूंगा तो मार डालूंगा। दोनों ही मन में खुश हो रहे थे, दोनों ही एक दूसरे से मिले, दोनों एक दूसरे से गले मिले। अफजल खान ने खंजर निकाला और पीठ में मारने गए। उन्होंने बख्तर पहना हुआ था, खंजर अंदर घुसा नहीं। इन्होंने हाथ में नाखून पहन रखे थे, अतड़ियां फाड़ दी, क्योंकि उस जगह पे वो भाई साहब ने बख्तर पहना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो आप ये कह कैसे सकते हो कि भैया कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा गलत है, किसने क्या किया है, कौन किसकी गेम करने के लिए छावनी में आया हुआ है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये जो चल रहा है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं कह सकते। मयूर, एक चीज का कंक्लूजन मेरे पास है। अरे वाह, बताओ भाई। देखो, कंक्लूजन ये है कि ये जो भी कर रहे हैं ना, जैसे हमने बहुत 3-4 संभावनाओं की बात कर ली कि या तो हो सकता है कि अपनी अपनी वोट बैंक बचा रहे हैं, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की आंख में धूल झोंकने की कोई रणनीति है, या हो सकता है कि वो खुद कंफ्यूज है कि अब आगे क्या करें। ये सब बातें हैं, लेकिन हमको एक चीज का हमारे पास कंक्लूजन है, वो ये है, शायद आप भी सहमत हो जाएंगे, कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें जनता का भला या पब्लिक के अच्छे के लिए की कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपनी चमड़ी कैसे बचे, हम जो है कैसे टिके रहे। हमारा जो भी इतना फैला है, पूरा इतना आर्थिक हित फैला हुआ है, हर एक नेता का फैला हुआ था, इसमें कोई नेता गरीब नहीं होता। सब जो है वो चाहे ऑन पेपर हो या ना हो, लेकिन सब जो है वो मोटे पैसे लेके कमा के बैठे हुए लोग होते हैं। तो मुझे जो कंक्लूजन एक मेरे पास है वो ये है, जहां मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूं, कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब में एक ही चीज है कि कैसे हम बच जाएं। हम मतलब इंडिविजुअल लेवल पर सोचा जा रहा है अभी कि कैसे हम बच जाएं। कल की सुबह देखेंगे तो फिर सोचेंगे कि अब खाने में क्या खाएं, लेकिन कल की सुबह देखना बहुत जरूरी है। स्वार्थ तो सर्वोपरि है भाई। ये जो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 70,000 करोड़ का अगर करप्शन किसी ने किया है तो उसका स्वार्थ था। ठीक, जिसने किया या कथित तौर पर किया या जो भी है, तो ये आदमी अगर उनके 70,000 करोड़ कहीं पे डरा रहा है, बचा रहा है, मतलब उसके भी तो कहीं 7 लाख करोड़ फंसे होंगे। देखो, नो लंच इज फ्री, देयर इज नो फ्री लंच। हाँ, यहाँ पे दो सगे भाई एक दूसरे का नहीं मानते हैं। ये इंडिया की आज की डेट की पोजीशन है। ये राम लक्ष्मण का जमाना तो कब का चला गया, वो चला गया। तो ये जो अलग रीजन से आए हैं, अलग लिंग्विस्टिक नॉलेज है, अलग अलग पार्टी है, ये सिर्फ एक ही डोर से बंधे हुए हैं। उस डोर का नाम है स्वार्थ। बस, ये एक डोर है, सिंगल डोर। और जहां पर ज्यादा CMP, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम,
या फिर CCP, कॉमन करप्शन प्रोग्राम, वो सही है। ये जहां पर सेट हो गया वहां पे आ गए, फिर जब मौका मिला तो अपने अपने रास्ते पे निकल गए। तो बस मुझे लगता है यहीं पे हम लोग आज कार्यक्रम समाप्त करें, क्योंकि हाँ बिल्कुल। हम दोनों में एक चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजों को लेकर हम अभी कंफ्यूज्ड हैं। तो दर्शकों को बता दें भैया, हम दोनों अब एक मुद्दे पे तो बिल्कुल क्लियर है कि जो कुछ भी खेला हो रहा है उसमें कुल मिला के बात यह है कि अपनी हाउ टू सेव माई स्किन वाला मामला चल रहा है। मैं अपनी चमड़ी को कैसे बचाऊंगा। इतनी और मोटी और चमड़ी होने के इतनी और मोटी ये चमड़ी एक, होने के बावजूद भी हाँ, मयूर, इनको डर है कि हाँ, मैं अपनी चमड़ी कैसे बताऊंगा। मतलब कि सुनो, देखो, वो जो घाव लगने वाला उसका डर है, वो घाव कितना तीक्ष्ण होगा। इन सबकी चमड़ी इतनी मोटी है, गेंडा शर्मा जाएगा। लेकिन फिर भी हाँ। अगर इनको डर लग रहा है कि मैं अपनी चमड़ी कैसे बचाऊंगा, तो सोचो कि वो जो घाव पड़ने की जो उनकी चिंता है, वो घाव कितना घातक हो सकता है। नहीं, अब गेंडा तो शर्मा ही जाएगा, गिलगिट भी शर्मा जाते हैं भाई। वो तो कलर बदलने के मामले में। हाँ, वो गिलगिट भी शर्मा जाता है। और दूसरा, दर्शकों को ये भी बता दो कि ये हम दोनों सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं। हाँ, जो हम फोन पे बात कर रहे थे, सोचा चलो आज कैमरे में आज बात कर आपसे लें, बात कर लेते हैं। ये ऐसे ही बात करने के लिए हाँ, हम दोनों आज एक साथ और हैं। और ये वास्तविकता है कि मतलब ये मानना भी, देखिए, पत्रकारिता में एक तो एक परसेप्शन बना हुआ है। मतलब लोग भी जो है वो ग्लैमराइज्ड हो जाते, ग्लोरीफाइड हो जाते हैं चीजों को देखकर, और उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है कि ये जो कैमरे पे लोग बैठे हैं, स्क्रीन पे बैठ के जो ज्ञान बांट रहे हैं, वो सब महापंडित लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम भी जो है वो आप ही की तरह है। हमारा बस फर्क ये है कि हम 20-25 साल से इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपोजर जो है वो चीजों के को लेकर थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन फिर और भी नेताओं को पहचानते हैं तो जाके मिल लेते हैं, मिल बात कर लेते हैं, लेते हैं, बात फोन कर पे लेते हैं। बात करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाता है, उसका पीएसए बोल देता है साहब यहाँ गए वहां गए, तो पहले पता चल जाता है। बाकी हम भी आप ही की तरह हैं, तो हम जहाँ कंफ्यूज होते हैं तो कह देते हैं कि हम कंफ्यूज हैं। तो हमने सोचा कि भी ये दो पत्रकार जो इक्वली कंफ्यूज हैं कुछ चीजों को लेकर, तो कंफ्यूजन जो फोन पे बात कर रहे थे, हमने कहा कि आपको भी बता दिया जाए। और जैसे हाँ, मयूर ने कहा कि आप में से अगर कोई प्रकांड पंडित हो तो आप हमको जरूर बताइएगा कि हाँ, हो क्या कमेंट रहा करो नीचे। हाँ, ये वीडियो देख के आप भी क्या सोचते हो, भले बड़ा लेख लिखना पड़े, बड़ा पूरा कमेंट लिखिए, हम उसको पढ़ेंगे। हम कम से कम जानेंगे तो सही कि लोग क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि बिल्कुल उसमें से कोई नया परसेप्शन बाहर आ जाए, जो बिल्कुल परसेप्शन किसी ने कैलकुलेशन में ना लिया हो। बेसिकली बिल्कुल। एक बात तो है कि महाराष्ट्र में 3 चुनाव होंगे, अच्छा, कॉरपोरेशन, बीएमसी का कब करवा रहे हो? बीएमसी का कब करवाएंगे ये लोग? नवंबर दिसंबर, अच्छा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो एक बीएमसी का चुनाव, भैया 1 लाख करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है, छोटा मोटा मत समझो। अरे बहुत बड़ा है भाई। हाँ, 1 लाख करोड़ की फिक्स, सालाना बजट 55,000 करोड़। वो बड़ा मलाईदार पोस्ट है, तो उसको छोड़ना नहीं है। मतलब मुंबई का वार्ड का काउंसिलर भी एक समझ लो विधायक ही होता है एक तरह से। क्या विधायक, ये कह के आपने काउंसिलर की इज्जत उतार दी भाई। अरे माफ करना भैया भाई। उनका ईयरली फंड होता है 2 करोड़, अरे हाँ, कॉरपोरेटर का। राइट 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 2 करोड़ रुपया ईयरली, ये तो कॉरपोरेटर फंड हुआ। हाँ, कॉरपोरेटर फंड के ऊपर एजुकेशन कमेटी का फंड, गार्डन कमेटी का फंड, है ना, सुधार समिति का फंड, मतलब 8 स्टेट्यूटरी कमिटीज हैं, उसके फंड अलग। एक दिन मैं हिसाब लेके बैठा कागज और पेन के, तो समझ में आया कि कॉरपोरेटर की सिग्नेचर से एक साल में 7 से 8 करोड़ रुपए के काम होते हैं। होते हैं। कॉरपोरेटर की सिग्नेचर एक साल में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कॉरपोरेटर का मतलब ये होता है कि एक विधानसभा का 6वां भाग, 6th पार्ट। मतलब यहाँ के जो गार्डन होते हैं ना, उस गार्डन के एक साल के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट 30-30 लाख रुपए का होता है। तो अब आप सोच लो भाई कि ये तो जाने नहीं दे सकते। नहीं अब नहीं ये जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, आप भ्रष्टाचार, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, वो अधिकारियों को जो बीएमसी की ऑफिस के नीचे खड़े रह के ऐसे उंगली दिखा दिखा के बोल रहे थे, जिन अधिकारियों ने पैसे खर्च किए हैं मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अरे पैसे तुम्हारे थोड़ी थे, वो जनता के थे।
नहीं ये हमने बचाया, आपने कहां बचाया, हमारे पास से टैक्स लेके बचाया भाई। ये बात सही है कि शिवसेना के कॉरपोरेशन के शासनकाल में हमने ये देखा कि बहुत चीजें उन्होंने सिस्टमैटिक करने की कोशिश की और एक बड़े हद तक वो सफल भी रहे। इसमें भी हम आप मना नहीं कर सकते, लेकिन जैसे क्या होता है कि आप 5वीं क्लास तक आपका एक ट्यूशन टीचर होता है, फिर 5वीं से 8वीं में दूसरा ट्यूशन होता है, और 9th और 10th का टीचर एकदम अलग हो जाता है। तो मुंबई के सिटी के जो लोग हैं वो अब ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, अब इस सिटी को वर्ल्ड क्लास बनाने का टाइम आ गया, हमको रीजंस नहीं चाहिए। तो जो रिजल्ट जी। परसेप्शन, ओपिनियन, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी भैया। मुंबई में एक फ्लैट की कीमत यहाँ कांदीवली में 4 करोड़ तक पहुंच गई, बोरीवली में 5 करोड़ 6 करोड़ हो गई, आपके टाउन साइड पे 800 करोड़ में एक बंगला बिक रहा है। 800 करोड़ एक बंगला। तो आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि भैया मुंबई सिटी के ऊपर राज करना यानी कितने बड़े पैसों के ऊपर कब्जे की बात है। बिल्कुल। तो एक तो पालिका का चुनाव, उसको लेकर, दूसरा लोकसभा फिर चुनाव, और फिर 1-1.25 साल के बाद विधानसभा चुनाव, जिसमें अल्टीमेट टेस्ट। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगले 1.5-2 साल तक पॉलिटिकल मनोरंजक खबरें बहुत बड़े पैमाने पे आएगी। मतलब आपने एकता कपूर की जो सीरियल देखी है, जिसमें से हाँ ऐसे वैसे क्या 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 ऐसे बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, ऐसे आदमी का चेहरा आगे पीछे होता है, वो उससे भी बड़े बड़े जो है ना यहाँ पे शो होने वाले हैं पॉलिटिकल। रहस्य और रोमांच से भरपूर। मतलब वो दिल एकता थाम कपूर की सीरियल, हाँ वो बनने के बाद पुनर्जीवित है ना, वो होता था कि मर गया तो ये पब्लिक आउटक्राई हो गया, कल से हम सीरियल नहीं देखेंगे, तो उसको आईसीयू में डाल के पुनर्जीवित कर दिया, है ना। बहुत सारा होगा। हाँ तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 टुकड़े हो गए, अब वापिस आ गए, फिर 4 टुकड़े हो गए। ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा जो है, जो रियल लाइफ, ये हमको यहाँ पे देखने मिलेगा। चलिए भाई, तो हम दोनों इकट्ठा मिलकर ही जो है अब ये कह देते हैं कि भैया कमेंट आप जितनी हो सके उतनी, आपको जो भी लगता हो, जो भी आपने इस कार्यक्रम को देख के आपके मन में सोच आती हो, आप इस हमारे कमेंट बॉक्स में जो नीचे आप देख रहे हैं वहां आप कर दीजिए। और हम जो अब जो भी बात कहते हैं, अगर आपको सच्ची और अच्छी लगती हो, फिर वो उस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, हो सके उतना मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाए। और हमारी सभी चैनलों को, 4PM न्यूज जो हमारा नेशनल है उसको भी, 4PM गुजरात को भी और 4PM महाराष्ट्र को भी, ये आप सब जो है सब्सक्राइब करें। कर लिया तो बहुत बहुत अच्छी बात, अपने आसपास के लोगों को भी करवाएं, तो हम जो है आपसे बात लगातार करते हैं, उसका आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मयूर भाई, आपको अगर कुछ कहना हो तो बता दें, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और फिर जो है कंफ्यूजन के स्टेटस से बाहर निकल जाते हैं। और क्या, नहीं धन्यवाद, वापिस कंफ्यूजन के समंदर में हम घुसते हैं, नई खबर लेके आते हैं, तब तक सबको धन्यवाद। चलिए, नमस्कार, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।